आदाब नाजरीन, हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं यूट्यूब चैनल के अहम प्रोग्राम में। किसी भी मुल्क में हुकूमत चलाने के लिए एक मजबूत सियासत और सियासतदानों की ज़रूरत होती है। अगर मजबूत हुकूमत किसी मुल्क की है तो एक हेल्दी यानी कि सेहतमंद सियासत भी होनी चाहिए। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आजकल काफ़ी सियासत का बाज़ार गर्म है और इलेक्शन यानी कि इंतखाब जारी और सारी हैं। हालांकि इंतखाब तो अब इख्तिताम पजीर को हैं, लेकिन जो मुल्क की सियासत है वो काफ़ी उरूज पर है। अब देखना ये है कि सियासत कहाँ और किस तरह करवट बदलती है मुल्क की। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे मेहमान, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और मारूफ शायर भी हैं और बहुत सारी उनमें क्वालिटीज़ हैं, फ़नकार भी हैं, ड्रामा के आर्टिस्ट भी हैं। आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। जी हाँ, हम आपसे तारुफ कराने जा रहे हैं जनाब तहसीन मुनव्वर साहब का। तो बहुत बहुत खैर मकदम आपका स्टूडियो में हमारे। शुक्रिया, आदाब। और आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया और हमसे बातें करना है। अब जो हम बात करेंगे वो सियासत से तो जुड़ी हुई है ही, मुल्क में कितनी तब्दीलियां आई हैं उससे भी जुड़ी हुई। तो तहसीन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जो मुल्क की सियासत है वो इससे पहले यानी कि पिछले आज़ादी के जस्ट बाद से और अब की सियासत में आप में क्या तब्दीलियां आपको नज़र आती हैं इस सियासत में? नहीं, देखिए, सियासत जो है पहले लोगों से जुड़ के होती थी। आज की सियासत देखते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए हो रही है। जी बिल्कुल। व्हाट्सएप पे भी हो रही है, ट्विटर पे भी हो रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है, टीवी के ज़रिए हो रही है। तो इस तरह की तकनीकी जो है वो तब्दीलियां तो बहुत आई हैं जिनके ज़रिए सियासत की जा रही है। लेकिन आज भी सियासत वही है कि हम जमहूरियत में जो है अपनी वोट की ताकत से कोई सरकार बना भी सकते हैं और कोई सरकार गिरा भी सकते हैं। आज भी जमहूरियत में जो आवाम है उनके पास पूरी ताकत मौजूद है। ये और आवाम जो है अब बहुत पढ़ लिख भी गए हैं, बहुत कामयाब भी हो रहे हैं और मुल्क के आवाम जो है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक में बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं, बहुत बेहतर तब्दीलियाँ हुई हैं जिनके ज़रिए आज मुल्क के आवाम उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ वो सियासत को बहुत अच्छी तरह से देख, समझ और परख सकते हैं। बात करेंगे हम मुस्लिम अक़लियत की। सियासत में क्या उनका रोल है और क्या रोल होना चाहिए और कितना मजबूत हिंदुस्तानी सियासत में मुस्लिम अक़लियत का रोल है? देखिए, सियासत में एक एक वोट की कीमत होती है। अगर हम इंतखाबी सियासत की बात करते हैं और एक अगर हम दबाव की सियासत की बात करते हैं तो उसमें एक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं सबके, उनके ज़रिए काम करते हैं। मुझे देखिए, अक़लियत को बिल्कुल जब हम अलग थलग कर देते हैं ना अक़लियत कह के, तो हम उनको बाकी जो मुल्क के अवाम हैं उनसे बिल्कुल छिटका देते हैं, दूर कर देते हैं और फिर वो नुकसान उठाते हैं क्योंकि वो फिर कम हो जाते हैं उनकी तादाद। जैसे अगर हम देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 14.2% मुस्लिम इस मुल्क में है। या अगर हम जब अक़लियत की बात करते हैं, अगर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के 2C जो उनका जो एक्ट है 1992 उसमें जो क्लॉज है 2C उसके मुताबिक देखें तो मुल्क में 6 अक़लियतें हैं जिसमें ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, मुस्लिम्स हैं उसमें। जी बिल्कुल। तो ये सब मिला के और सिख हैं, तो ये 6 अक़लियतें होती हैं। लेकिन हम जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं अक़लियत जब कहते हैं, तो वो भी एक तरह से नुकसान पहुंचता है उससे। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान, उसके पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद कोई रहनुमा रहा नहीं और ना उसने किसी और को अपना रहनुमा माना कि मुसलमानों में। जी। वो अपने अपनी पॉकेट्स में कोई मुस्लिम रहनुमा खड़ा हो गया, उसके पीछे चल दिया, उसके साथ चल दिया, उसको अपना, उसने उनको अपना लीडर बना लिया। उन्होंने माना नहीं, बना लिया उसने उनको लीडर अपना, उनकी मजबूरी रही कि उसको वोट देना है। लेकिन मुसलमानों ने अगर आज़ादी के बाद से देखेंगे तो आप वो नेहरू के साथ भी चल रहे हैं, वो इंदिरा जी के साथ चले, राजीव जी के साथ चले, वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले, वो ममता बनर्जी के साथ चले, वो बहन जी मायावती के साथ चले और फिर सबका साथ सबका विकास की जब बात हुई तो नरेंद्र मोदी के साथ भी चले। बिल्कुल, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास की जब बात हुई तो नरेंद्र मोदी के साथ चले।
अभी जो सियासी माहौल है उसमें जो क़यादत है मुस्लिम्स की, जो मुसलमान हैं, जो लीडरान हैं, कितनी % कम हुई है आपके नज़रिए में? आप उसको कम के तरह से आंकते हैं या फिर ये बढ़ी है पहले की बनिस्बत? नहीं, देखिए, मुस्लिम क़यादत आप किसको मानते हैं? वो जो मुसलमानों जैसे नाम रखते हैं वो मुस्लिम कायद हैं, तब तो कम हुई है जी। लेकिन अगर वो जो जिनके नाम मुसलमानों जैसे नहीं है लेकिन मुसलमान उनके पीछे चलते हैं तो वो आप मैं कह सकता हूँ वो क़यादत बढ़ी भी है। उन्होंने, देखिए, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस मुल्क के मुसलमानों ने मुस्लिम क़यादत को माना ही नहीं है। एक वक्त के बाद उन्होंने उन लोगों की तरफ देखा जो इस मुल्क के बारे में बात करते थे, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, जो सबको साथ लेके चलने की बात करते थे, उनकी तरफ आंख बंद करके उन्होंने जो है उनका यकीन किया। असल में एक मसला क्या है कि मुसलमानों का जो एक तर्ज फ़िक्र है, उनका जो थॉट प्रोसेस है अपने शऊर को लेके, अपनी तरक्की को लेके, अपनी इस मुल्क में अपनी जिम्मेदारियों को लेके, उसको कभी किसी ने भी वो डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की है। हम देखते हैं कि अगर मुझे याद आ रहा है, मेरे वालिद मरहूम ने अपनी किताब हूबहू में, जिसमें उन्होंने बहुगुना जी का खाका लिखा था जी, उसमें उन्होंने कहीं पे परवान दौली साहब ने एक तज़किरा किया कि बहुगुना साहब कहते थे मुसलमानों को खुश करना तो बहुत आसान है जी। मुसलमानों को क्या चाहिए? कब्रिस्तान की दीवार, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब के अलावा आप आज की तारीख में सोचिए तो हम किन बातों पे अपने मुसलमान जो है अपने आप को अपनी सारी कुव्वत लगा रहा है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट हो, जामिया मिल्लत इस्लामिया का एक्ट हो, उर्दू हो, आप जो है 3 तलाक हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इस तरह की चीज़ों को आप बताइए कि इस मुल्क में मुसलमानों को क्या चाहिए? इस मुल्क में मुसलमानों को चाहिए अच्छे सेहत के मौक़े जहाँ पे उसका इलाज हो सके, अच्छे तालीमी इदारे चाहिए इस मुल्क में जिनके साथ वो मुल्क के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सके, उसको तालीम के मौक़े मिलने चाहिए, उसको रोज़गार के मौक़े मिलने चाहिए, उसको तरक्की के मौक़े मिलने चाहिए, उसको इस मुल्क में बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हम इस पर कहाँ पर हमसे कोई बात कर रहा है या हम इस पर कहाँ बात कर रहे हैं किसी से? हम इन चीज़ों पर कहाँ बात कर रहे हैं? सारी चीज़ें हैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये एजुकेशन नहीं है या बाकी की चीज़ें नहीं है या सेहत के एतबार से चीज़ें नहीं मिली हैं या जो उनको सही मानों में हुकूक मिलने चाहिए वो नहीं है या उस पर कोई बात ही नहीं करता है, तो क्या ये मुस्लिम क़यादत नहीं होने की वजह से है या हम पीछे भेड़ चाल की तरह भागते हैं या सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह समझा जाता है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, सियासी शऊर की बेदारी ना होना इसका सबसे बड़ा जो है मुझे लगता है कि हमारे अंदर वो सियासी शऊर नहीं है कि हम अगले 10, 15, 20 साल के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में सोच सकें। हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जो रिएक्शनरी होती हैं, हम फौरन रद्द-ए-अमल करते हैं। हमारे जितनी भी सियासतें हैं वो रद्द-ए-अमल की सियासत मतलब आप कह रहे हैं कि उकसाने के उकसाने के लिए उनको देखिए हमारे सामने नहीं, इश्तियाल अंगेज़ी भी क्या, हमारे सामने कोई एक ऐसा मुद्दा उछाला जाता है जज्बाती जिसमें हम उलझ जाते हैं। जी बिल्कुल। हम उस मुद्दे के इर्द गिर्द अपनी सारी ताकत सब कुछ लगा देंगे और फिर अब आजकल तो सोशल मीडिया का है तो जिसको देखिए उसी पर जो है कमेंट्स कर रहा होगा, वही पोस्ट कर रहा होगा, उसी तरह की शायरी हो रही होगी, उस तरह के मज़ामीन हो रहे होंगे, उस तरह की सारी चीज़ें होंगी। और जो आदमी इस तरह की बात कर रहा होगा, आप देखिए ना आपके अपने इलाके, अब तो हम लोगों के इलाके से हो गए ना कि हम लोग वहीं पर उसी जगह रहते हैं, उसी में जाके रह सकते हैं, उससे दूर जाके नहीं रह सकते। उनमें आप देख लीजिए पढ़े लिखे लोगों की कितनी इज्जत होती है, जिसके पास पैसा है उसकी कितनी इज्जत होती है, जिसके पास ज़रा सा भी पैसा ज़्यादा जाता है वो सोचता है कि मैं काउंसलर बन जाऊँ, मैं सियासतदान बन जाऊँ, इस पार्टी के साथ चल जाऊँ, उस पार्टी के साथ चल जाऊँ, मैं अपने आप को बड़ा कर लूँ, मैं अपने आप को एक